नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूँ अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। और आज हम बात करेंगे अब की बारी सुनो हमारी। चलिए, आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं या इस वीडियो के बाद मुझसे जुड़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप इस बात को हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करें। ये बात हमारी नहीं है, ये बात हम सबकी है, आपकी है, हमारी है। तो ये पूरा एक फाइट विद टुगेदर, ये एक माहौल क्रिएट होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर जो इस फील्ड में है उसको साथ आना चाहिए, उन सबको साथ आना चाहिए। एक नंबर गेम हमें दिखाना चाहिए कि इस देश का यूथ अगर आपको बना सकता है तो आपको बिगाड़ भी सकता है। चलिए बात करते हैं। देखो, इस टाइम जो हमारे नहीं, ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है कोरोना, कोविड-19, जिसकी वजह से इकॉनमी बहुत ख़राब कंडीशन में जा चुकी है। इसके लिए हम किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहेंगे उसके ऊपर कि ये एक कोई जानबूझ के नहीं करता और पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। तो हम इसमें आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहेंगे। ये एक एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी है। चलिए बात करते हैं। ये जो दौर आया है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन हम अपनी बात अच्छे से रखने में नाकाम हुए हैं क्योंकि हम बटे हुए हैं। आप देखिए, एसएससी वाला अलग प्रोटेस्ट करता है, रेलवे वाला अलग प्रोटेस्ट करता है, स्टेट एग्ज़ाम वाला अलग प्रोटेस्ट करता है। अरे भैया, आप सब स्टूडेंट हो, आप सब यूथ हो, और आपकी लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट से है, जो आपकी नहीं है या उसकी नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। तो हमें सबको साथ आना पड़ेगा। देखो, मेरा चैनल एक बहुत छोटा चैनल है, लगभग 900 सब्सक्राइबर को तक मेरा चैनल पहुंचता है। बस इस बावजूद इसके ये वक्त ये नहीं है कि आपके पास कितने लोग हो, आप कितने हो। बात यह है कि आप क्या कर सकते हो और आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आप लोगों तक कितनी बात पहुंचा सकते हो और कितने लोग आपकी बात औरों तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं कि एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर देती है। तो चाहे आपके पास 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे 200 हो, चाहे आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर हो, आपको ये बात रखने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं एसएससी की। एसएससी 2017, जहाँ ये सारा घपला स्टार्ट हुआ, इस ऐसी बात नहीं इससे पहले नहीं होते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को इफ़ेक्ट किया इसने, और कोर्ट में केस चल रहा है अभी तक। तो आप देखिए, 2017 जॉब नहीं है अभी तक। बात करें 2018, टीयर 3 का रिज़ल्ट अभी आया है, उनको टीयर 2 का रिज़ल्ट आया है, टीयर 3 के एग्ज़ाम के लिए उनको क्वालिफाई किया गया। 2019 एसएससी सीजीएल, अभी मार्च 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ प्री का। 2020 एसएससी कहाँ है? नहीं है। आप सोच सकते हो कि आप इस माहौल में 2020 का कोई कैलेंडर आएगा और एसएससी एग्ज़ाम लेगा? नहीं लेगा। तो आप सोचिए, आपकी 1 साल की वैकेंसीज सरकार ने आपसे छीन ली है, सरकार की पॉलिसीज़ ने आपसे छीन ली। एक सिस्टमैटिक ढंग होना चाहिए कि आपको इस साल के अंदर ये कैलेंडर आप अगर दे रहे हैं, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए, जिससे एक ये रहता है ना कि बच्चों को पता है कि ये डेट है, इस डेट को मेरा एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट करता है। आप उस एग्ज़ाम को इतना डिले करते जाते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स उस फील्ड को छोड़कर प्राइवेट जॉब के लिए तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो ये आपका एक सबसे बड़ा फेलियर है कोई भी गवर्नमेंट हो, कि आप कोई कैलेंडर अगर उसको निकाल रहे हो, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने चाहिए। या आप कैलेंडर ऐसा बनाओ कि आपको 2 साल में एग्ज़ाम देना है, 3 साल में आपको पूरी प्रोसेस करनी है, तो स्टूडेंट्स उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। आप एग्ज़ाम की डेट डाल देते हो कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम लेते हो आप 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को उसके जो पथ है उससे वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो कि बहुत ही गलत है। 2020 की वैकेंसी जा चुकी है,
स्टूडेंट्स, आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं आएंगी एसएससी में, क्योंकि अगर आएंगी तो 2021 के कैलेंडर में आएंगी। तो 1 साल की वैकेंसी का आपको नुकसान हुआ है। 1 साल की वैकेंसी देने के लिए आपने 2019 से तैयारी चालू करी, अब वो वैकेंसी 2021 में आएंगी, तो आपके 2 साल तो यहाँ वेस्ट हो गए। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो 2 साल और लगेंगे। जिस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो लगभग आपको जॉब मिलने तक 3 से 4 साल तक का वेट करना पड़ेगा, जो कि मिडिल क्लास में एक बहुत लंबा वेट माना जाता है। क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके बाद उसके घर वाले या उसके पेरेंट्स उसको टाइम देते हैं कि बेटा 2 साल है तेरे पास, तैयारी कर ले। लेकिन 2 साल तक आप उनको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा कब, तो तैयारी कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत 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 बड़ा पॉइंट है जिसकी तरफ आपको देखना चाहिए कि एक एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको 3 साल तक का मैक्सिमम, ये तब है जब सब कुछ सही हो, एक्यूरेट ढंग से हो, तब जाके आपको 3 साल में ज्वाइनिंग मिलती है। और 3 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा एक पीरियड होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब रेलवे की। रेलवे की जो वैकेंसी हम बात करें एनटीपीसी और ग्रुप डी की, वो आई थी हमारी 28 फरवरी 2019 और एग्ज़ाम उसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 2019। 1 महीने तक आपने फॉर्म सबमिट करवाए, लोगों ने फॉर्म भरे। लगभग एनटीपीसी में 1,26,00,000 के समथिंग फॉर्म फिल हुए हैं और ग्रुप डी में 1,15,00,000 के समथिंग। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो 2,40,00,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। 2,40,00,000 लोगों की ज़िंदगी से आपकी सरकार, आपकी पॉलिसी, आपका सिस्टम खेल रहा है। अब देखिए उन 2,40,00,000 लोगों ने जिन्होंने फॉर्म फिल किए, उसके बाद वो तैयारी करने घर से बाहर आए। गांव में कोचिंग्स नहीं होती, शहरों की तरफ रुख करते हैं। उनके माँ बाप जो खून पसीने की कमाई से, मेहनत से, उनको अपना कई जगह मैंने देखा है कि उनके पास कोचिंग की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते, रेंट भरने के पैसे नहीं होते, वो फिर भी शहर आते हैं गांव से, कोचिंग करते हैं। 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, इससे ज़्यादा उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको परमिशन नहीं देती कि आप इसके बाद भी टिके रहें। और क्यों टिके रहें जब आप अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि एग्ज़ाम कौन कराएगा। आपको ये डिसाइड करना चाहिए जब भी आप कोई फॉर्म, कोई वैकेंसी निकालते हैं, तो सब कुछ डिसाइड होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम ये करवाएगा, अब करवाएगा, रिज़ल्ट अब आएगा। आप प्रेशर तो डालिए, देखिए कैसे काम नहीं होता। आपकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है। अगर आप चाहें, आप किसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले आप सारा जो भी आपका वेंडर है कि कौन होगा, कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी, उसके बारे में आप टेंडर निकालें और उनको टाइमिंग दें कि मुझे इस टाइमिंग तक पूरी प्रोसेस क्लियर चाहिए। तो कैसे नहीं होगी, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं। आप चाहते हैं जितना लंबा एग्ज़ाम अटके, जितना टाइम लगे उतना लगने दो, क्योंकि ओवरऑल आपको सैलरी तो आपको ही देनी है। तो ये बहुत गलत प्रोसेस है। अगर आप बात करें एग्ज़ाम्पल की, कि अगर हमारे घर में शादी होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, मेनली मैं शादी की बात करूँ, तो 1 साल पहले उसकी तैयारी चालू हो जाती है कि फ़लाने के यहाँ से मुझे सोना लेना है, फ़लाने यहाँ से बर्तन लेने, कपड़े वहाँ अच्छे मिलते हैं, हलवाई वो बढ़िया है, टेंट वो अच्छा लगाता है, मैरिज हॉल उसका अच्छा है। तो जब एक छोटा सा फंक्शन एक वेल ऑर्गेनाइज हो सकता है, जब आप लोगों के भविष्य के साथ कैसे खेल सकते हैं, उनका फ्यूचर आप कैसे स्पॉइल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा और आपका फ़र्ज़ है कि आप उस आंसर को दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद आप एक नया फंडा लेके आए सीईटी, कि भाई अब देश में जो भी एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो और उसका स्कोर 2 साल 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। एज ए गेट आपने कर दिया, बहुत अच्छा हो सकता है, डिसीजन बहुत अच्छा हो।
हो सकता है बहुत अच्छा डिसीज़न हो, लेकिन क्या गारंटी है कि डिसीज़न अच्छा ही है? क्या आपने इस डिसीज़न को लेने से पहले उस फील्ड के लोगों से, जिसमें टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका जो वो क्या इस बारे में क्या सोचते हैं, उस वो आपने डिस्कस किया? कि आपने सोच लिया कि नहीं भाई CET ही अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ सब सोच के, इसको थोड़ा सा टाइम लेके, इसके ड्रॉबैक्स, एडवांटेज, सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करके इसको लाते, तो एक बहुत ही बढ़िया मैसेज जाता कि हर चीज़ के ड्रॉबैक्स होते हैं। आपकी नज़रों में नहीं होंगे, मैं बता सकता हूँ, मेरी नज़रों में मैं सही हूँ, सामने वाला मुझे बता सकता है कि भैया आप यहाँ गलती कर रहे हो। तो ये जेन्युइन सी बात है। चलो मैं बात करता हूँ CET की, क्योंकि मैं एक टीचर कम्युनिटी से आता हूँ जो स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है, ठीक है, और बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटे स्टूडेंट, लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट तक मैंने रीच किया है। उन 2-3 हज़ार स्टूडेंट में, जबकि मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में जो गांव से स्टूडेंट्स आता है वो SSC या बैंक का फॉर्म फिल नहीं करता, वो रेलवे की तरफ जाता है, पटवारी की तरफ जाता है, स्टेट वैकेंसीज़ की तरफ जाता है। उसका रीज़न ये होता है, मेनली रीज़न, कि वो इंग्लिश में वीक होता है। और उससे आप पूछोगे कि भैया आप SSC का फॉर्म क्यों नहीं भरते, बैंक का फॉर्म क्यों नहीं फिल करते, तो उसका एक आंसर होता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं इंग्लिश से डर लगता है। अब आप कह रहे हो कि सारे एग्ज़ाम का सिलेबस वही होगा, जिसमें मैथ आएगी, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, साइंस, तो जो लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप उनके साथ क्या करना चाहते हो? क्या आप उनको गवर्नमेंट जॉब की रेस से बाहर करना चाहते हो? बताइए आप, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये एक मेरा व्यू है। चलिए, तो इस बारे में सोचना सरकार का काम है, हम एक व्यू दे सकते हैं बस, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट 2017 में भी हुआ था SSC का, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया वो, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। CBI इंक्वायरी हुई, लेकिन अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट, सारे टीचर एक जगह आके इकट्ठे हुए थे, फिर भी वो प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाया जितना उसको होना चाहिए था। वही कंडीशन आज फिर से कैंपेन में गड़बड़ी, जो एक लाइन है, स्पीक अप फॉर SSC रेलवेज, ये कैंपेन की जो लाइन है मेरे हिसाब से ये गलत है। इसकी लाइनिंग होनी चाहिए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स। आप अभी से उसको रेलवे और SSC में अगर बांट रहे हो, तो नेताओं में और आप में क्या डिफरेंस है? तो ये मेरा एक सजेशन है कि इस लड़ाई को SSC और रेलवे की लड़ाई या किसी स्टेट की लड़ाई ना बनाकर एक सेंट्रलाइज लड़ाई बनाई जाए, जिसमें स्पीक, बात हो स्टूडेंट्स की, बात हो यूथ की, बात हो अनएम्प्लॉयमेंट की, चाहे वो कश्मीर से आता हो, चाहे वो कन्याकुमारी से आता हो, चाहे वो दिल्ली से आता हो, चाहे बिहार से आता हो, चाहे राजस्थान से आता हो। इस बारे में हमें इस कैंपेन को उस डायरेक्शन में लेके जाना है जहां सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी बात रखें। उनमें ये ना हो कि तू SSC का है भाई तो मैं क्यों बोलूं, और वो रेलवे का है तो मैं क्यों बोलूं। ऐसे आप नहीं जीतोगे और प्रोटेस्ट ही आपका कोई मायने नहीं रखता। दूसरी चीज़, हमें ये जो कैंपेन है, ये राजस्थान में अलग, दिल्ली में अलग, यूपी में अलग, बिहार में अलग, ऐसे नहीं लड़ना है। ये कैंपेन ऐसा होना चाहिए कि एक सेंट्रलाइज कैंपेन होना चाहिए, एक जगह सभी स्टूडेंट पहुँचें, चाहे वो कहीं भी रहते हो। वो कैंपेन आप कहीं भी रह सकते हो, जो जहाँ जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से आपकी बात सरकार के कानों तक पहुँच सके। तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ये एक सेंट्रलाइज तरीके से पूरा एक, क्योंकि हम सब एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिनमें दिमाग है, हमें कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो या कुछ ऐसा हो। हमें अपनी लड़ाई एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से लड़नी होगी, और इसके लिए जो लीडर्स हैं उनको लीड करना होगा, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जो हर तरीके से स्टूडेंट के साथ हैं और जो आगे तक बहुत रख सकते हैं, उनको एक साथ आना होगा, अपना अपना स्वार्थ छोड़कर।
और बहुत सारे लोग साथ भी आ रहे हैं, अभिनय सर, गगन सर, रेमो सर, बहुत लगभग पूरी यूट्यूबर जो कम्युनिटी है वो आप सबके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे वो बड़ा चैनल हो। अब बारी है आप लोगों की। तो इसी के साथ मैं आप सबसे गुड बाय लेता हूँ, और एक बार फिर याद रखना, स्पीक फॉर स्टूडेंट, नॉट फॉर एसएससी और रेलवेज, इट इज़ स्पीक फॉर स्टूडेंट्स। और अब की बारी सुनो, हमारी ये कैंपेन आगे चलना चाहिए, ट्विटर, फेसबुक एंड जहाँ भी आप सोशल मीडिया है, जहाँ भी आप पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक ये कैंपेन पहुँचना चाहिए। चलिए, और वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।